वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने पिछले लेसन में एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव ऑपरेशन हैं। उसका एक पार्ट मैंने हल किया था, एक पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमें सेट दिए गए ए बी एन यूनिवर्सल सेट और इसमें कहा जा रहा है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट होता है और उसको दो तरह से लिखा जाता है। एक तरह से मैं आपको इसे प्रूव करके दिखाऊंगा और दूसरी तरह से आप इसको खुद प्रूव करेंगे। तो पहले सेट्स लिख लेते हैं ताकि इन सेट्स के रिलेशन हमें समझ में आ सके। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में सेट ए है 1 3 5 7 9, और नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 के दरमियान। और सेट बी जो है इसके यूनिक मेंबर्स हैं 5 7 9 एंड 11। ओ माय गॉड, सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ, 5 6 7 8। ये कौन से नंबर हैं मुझे नहीं मालूम। 5 6 7 8 हैं, बस नंबर्स हैं और इसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। ये ऑड नंबर्स हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ को समझ लीजिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। नाम से जाहिर है डी मॉर्गन ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। उसने सेट्स के बारे में एक कानून पेश किया कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी सपोज हम लेते हैं और इसका होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ दो फंक्शन हो रहे हैं, एक ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कर दी जाए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसका जो दूसरी शक्ल है, बेसिकली कानून यही है, उसकी दूसरी शक्ल जो है वो इसकी वाइस वर्सा है। वो क्या कहती है कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक ही ऐसी शक्ल है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ गया, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ गया। काम वही है, एक में होल कॉम्प्लीमेंट में, एक में दोनों ए और बी में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी एक शक्ल को मैं लेकर प्रूव करूंगा और दूसरी शक्ल इसको आपको प्रूव करेंगे, लेकिन इसमें बहुत अहम बात है कि हम वेन डायग्राम तो बना लेंगे, इसकी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन शेडिंग का प्रोसेस इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर गौर कीजिएगा, हमें दोनों साइड्स के लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनानी होगी। चलिए तो सहूलत होगी। इस साइड पर हमें दो फंक्शन करने हैं, एक करना है इंटरसेक्शन का या यूनियन का और एक करना है कॉम्प्लीमेंट का। तो दो फंक्शन हो गए, दो डिफरेंट शेड्स आएंगे। शेड जो होता है वो एक फंक्शन को जाहिर करता है, जबकि इस साइड पर देखें तो एक शेड होगा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक शेड होगा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए और तीसरा शेड होगा यूनियन के लिए। लिहाजा जब इसकी वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें तीन डिफरेंट शेड्स करने होंगे। बड़ा एहतियात से काम करना होगा और मेंबर्स का इसमें कोई काम नहीं होता। वेन डायग्राम हम जब बनाते हैं तो हमें मेंबर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमें एरिया देखना होता है। हम सिर्फ इन सेट्स की रिलेशनशिप को देखेंगे कि ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, ताकि वेन डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हम सही बना लें। उसके बाद में हमें फंक्शंस करने हैं और फंक्शंस वेन डायग्राम में मेंबर्स को देखे बगैर किए जाते हैं।
नाउ ए और बी यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है दैट इज अ ह्यूज रेक्टेंगल जिसके अंदर सारे सेट बनाए जाते हैं। ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, एक बार तो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक बार तो फिर वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ए और बी में कुछ कॉमन मेंबर्स हैं? सो आई कैन फाइंड फ्यू, जैसे 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है, 7 इसमें है तो 7 इसमें भी है, दोनों ऑड नंबर्स हैं। क्या दोनों में कुछ अनकॉमन मेंबर्स हैं? यस, अनकॉमन मेंबर नजर आ रहे हैं। इसके अंदर कौन से बच गए? 1 3 9, इसके अंदर रह गए 6 और 8। तो दोनों सेट्स में कुछ मेंबर कॉमन भी हैं और कुछ अनकॉमन भी हैं। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि ये कैसे इन सेट्स के दरमियान कौन सा रिश्ता है या क्या ताल्लुक है। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मैं ये पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स हो तो डायग्राम कैसे बनती है वो हमें पता होना चाहिए। नाउ ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास है ए और बी, और यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या मेंबर्स हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के क्या मेंबर्स हैं, बी के क्या मेंबर्स हैं, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमें सिर्फ ये मालूम करना था कि इनके दरमियान रिश्ता क्या है। वो हमें मालूम हो गया कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, दैट्स ऑल। अब हमें वेन डायग्राम बनानी है और इनमें से किसी एक पार्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं, और किसी भी एक पार्ट के अंदर दो साइड्स हैं और हमें दोनों साइड्स की अलग अलग वेन डायग्राम बनानी है, और हमें फिर प्रूव करना है कि वो दोनों डायग्राम्स का जो रिजल्ट आ रहा है अल्टीमेट वो सेम आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। मैं फिल वक्त यहाँ से स्पेस को बचाने के लिए ये सब चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये लॉ बता रहा हूँ, और मैं पहले वेन डायग्राम बना के इसे स्टार्ट करता हूँ, देन वी विल सी कि इसको हम कहाँ लिख सकते हैं। जस्ट टू रिमेंबर, अगर मैं सपोज इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसे नोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे दो वेन डायग्राम बनानी है। पहली बनानी है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए, और दूसरी डायग्राम बनानी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये दो डायग्राम बना के मैं चेक करूंगा कि रिजल्ट मेरा सेम आता है नहीं आता है। क्योंकि दोनों चीज़ों को हमें चेक करना है तो हमें दोनों डायग्राम एक साथ बनानी होंगी, और दोनों डायग्राम हमारे सामने होनी चाहिए बैक वक्त, ताकि हम दोनों को देख सकें और उन्हें कंपेयर कर सकें। तो पहले तो शक्ल कैसी बनेगी, ये है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर दो सेट्स हैं जो कि ओवरलैपिंग है, एक है ए, एक है बी, और ये यूनिवर्सल सेट। मैं इस बात में नहीं पढ़ रहा ए डिटरमिनेंट से बी मेंबर्स तो मैं बनाने ही नहीं है। इसी की सेम डुप्लीकेट में एक डायग्राम और बना रहा हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर हम दूसरा फंक्शन करके देखेंगे, दूसरी साइड्स को ट्राई करके देखेंगे। इसके अंदर भी दो सेट्स आ गए, ओवरलैपिंग सेट्स हैं दोनों, एक ए है, एक बी है, और एक ये यूनिवर्सल सेट है। एक पे हम ये वाला फंक्शन करके देखेंगे, दूसरी पे हम ये वाला करके देखेंगे। कलर्स का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है, कलर्स और शेप्स, और अगर एक ही कलर से बनाना चाहें तो यकीनन इसको बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। बहरहाल सबसे पहला पार्ट हम ये कर रहे हैं कि हमें करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए हम शेडिंग करने जा रहे हैं। ऐसी शेडिंग करेंगे, फर्स्ट ए यूनियन बी, और बाद में हम करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर वाला काम है पहले करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, तो ए और बी दोनों के अंदर शेड कर देंगे। ये यूनियन करना हमें आता है, तो मैं यूनियन के लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सी डायग्राम ले रहा हूँ, सिंपल सा शेड ले रहा हूँ, ताकि हम इसको आसानी के साथ देख भी सकें, पहचान लें। अगर बहुत सारे शेड इसके अंदर आ जाएंगे तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। आई होप कि ये आपको विजिबल होगा। ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है शो कर रही हैं ए यूनियन बी को। तरीक़ाकार वही है हमारा, एक रीजन बनाएंगे, जो काम हमने कर लिया है उसको हम शो कर देंगे कि ये काम किस लिए हमने किया, ये शेड हमने किस लिए किया है। कि शेड जो होता है वो एक फंक्शन को शो करता है। तो ये हमने किया है ए
यूनियन बी के लिए कौन सा शेड किया हमने, इसके लिए ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई है। नाउ अब ये याद रखिएगा कि हमने ये जहाँ ग्रीन शेड है, अब ये ए यूनियन बी बन चुका है। अब ये एक सेट है, अब ये एक ही सेट है, इसको हम एक आइडेंटिटी समझेंगे जहाँ ये ग्रीन कलर है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। शेड कौन सा होगा उसके लिए देखते हैं। अब जो हम शेड करने जा रहे हैं वो किसके लिए करेंगे, मैं वो पहले लिख दे रहा हूँ। हम वो शेड करने जा रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट है, आपको मालूम है जिस भी चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट करना होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो किस चीज को हमें माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या है, ये ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है ये सारे का सारा ए यूनियन बी है। इसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये तरीका है कॉम्प्लीमेंट निकालने का। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मी ट्राई डिफरेंट कलर है। इस चीज को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं, ये निकल जाएगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो इसके बाहर वाला एरिया होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। इसको मैं रेड कलर से की ऑब्लिक लाइन लगा रहा हूँ। आई होप कि ये क्लियरली नजर आएंगे आपको। जो रेड कलर की ऑब्लिक लाइंस लगी हुई जिस एरिया में, ये एरिया वो है जो कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से निकालने के बाद जो बच गया है वो ये रेड वाला एरिया है, और ये शो कर रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो ये रेड वाला एरिया है। ग्रीन एक प्रोसेस था, इंटरमीडिएट प्रोसेस था, पहले हमने यूनियन किया और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो ये हमारा रेड वाला आंसर आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि हम ये सेकंड प्रोसेस यहाँ करेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए शेडिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ 3 शेड्स करने हैं। एक करना है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक करना है बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, और फिर हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। और दोनों कलर्स हमें ऐसे लेने हैं जो हमें नुमाया नज़र आ रहे हो, ताकि तीसरा शेड करने के हम काबिल हो सकें। तो पहला हम काम करेंगे, या 3 काम करने में, पहले तीनों के लिए रीजन्स बना रहा हूँ ताकि आप देख लें कि क्या क्या काम हमें करने हैं। पहला काम हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, दूसरा काम हमें करना है बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, और तीसरा काम हम करेंगे जिसमें हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आंसर जो आएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एरियाज बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों एरिया सेम आ जाते हैं तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का एक शक्ल उसकी प्रूव हो जाएगी, और सेम वे आप दूसरी शक्ल उसकी खुद प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम ए कॉम्प्लीमेंट करना है। और से देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि मैं सेट ए को छोड़ के पूरे के पूरी यूनिवर्सल सेट में शेड कर देना इर्रेस्पेक्टिव। इसमें बी को हम नहीं देखेंगे, बी है नहीं है कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता। ए को छोड़ देना है, ए के लिए ए को छोड़ देंगे। कौन सा कलर किया जाए, हम देखेंगे ब्लू पेन है, और उसके लिए ऐसा सिंपल शेड करना चाहूँगा मैं जो कि दूर से अलग नज़र आ सके। तो मैं ए को छोड़ रहा हूँ, ए में ये शेड नहीं आना है, ए के अलावा ये शेड पूरे के पूरी यूनिवर्सल सेट में आएगा। मैं ब्लू कलर की बहुत वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ताकि हम कोई और शेड भी अगर करना चाहें तो आसानी से इसमें कर सकें। ये ब्लू कलर कहाँ कहाँ नजर आ रहा है आपको,
ये ब्लू कलर आपको पूरे यूनिवर्सल सेट में नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये ब्लू कलर सेट ए में नजर नहीं आ रहा है। ए को हमने छोड़ दिया है, ए को छोड़ के के पूरे यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया है। ये शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। ये इस तरह की वाइट ब्लू कलर की लाइंस है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही है। उसका दूसरा हम काम हमें करना है बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा कलर किया जाए? इतना मुख्तलिफ कलर होना चाहिए कि वो ए कॉम्प्लीमेंट के शेड से मुख्तलिफ भी हो और नजर भी आए अलग, जहाँ दोनों हो दोनों नजर आए। जहाँ अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो नेचुरल सी बात है कि हम बी को छोड़ देंगे। अब हम कलर वगैरह पुराने सब भूल जाएंगे और सिर्फ बी सर्कल को छोड़ के पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में एक शेड करेंगे। वो शेड अब कौन सा हो सकता है? मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बी में ये शेड नहीं आएगा, बाकी सब जगह पे आएगा। मैं ऑब्लिक लाइन लगा रहा हूँ रेड कलर की, जो कि बी में नहीं लगाई जाएंगे। बी के अलावा ये पूरे यूनिवर्सल सेट में होंगी। और ये जो शेडिंग मैंने की है ऑब्लिक लाइंस रेड कलर से लगाई, ये लगाई है बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। दो फंक्शंस हम कर चुके हैं। एक हमने किया है ब्लू लाइन लगाई है दैट इज फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, और रेड लाइन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। जो रेड एरिया है इस वक्त जहाँ जहाँ रेड कलर है वो बी कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ जहाँ ब्लू एरिया है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अगर इसे यूनियन करना होता तो जहाँ पे दोनों कलर्स हैं सब के सब हमारे आंसर में आ चुके होते, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ शेड ऑलरेडी, इसको छोड़ के सारे का सारा हमारा आंसर होता अगर यूनियन होता। लेकिन यहाँ हमें करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमें वो एरिया ढूंढना है जहाँ दोनों कलर्स हों, क्योंकि हमें कॉमन एरिया ढूंढना है जहाँ पे ब्लू कलर भी और रेड भी हो। देखिए यहाँ तो कोई कलर ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ इस एरिया में सिर्फ रेड कलर आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इस एरिया में सिर्फ ब्लू कलर आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें वो एरिया देखना है जहाँ ब्लू एंड रेड दोनों हो। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी सेट के बाहर आपको दोनों कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू भी नजर आ रहा है, रेड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये वो एरिया है जो हमारा आंसर है। आप चाहें तो यहाँ एक तीसरा शेड भी कर सकते हैं, मैं इस वक्त ये नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा इसकी शक्ल खौफनाक हो जाएगी और ये समझ नहीं आएगा। मैं ये जो शक्ल बनी हुई है अभी शेड, इन दोनों शेड्स को मिला के यहाँ बना दे रहा हूँ कि देखिए इसमें ये दोनों शेड्स हैं, ब्लू भी है जहाँ जहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए कि बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं कोई तीसरा शेड करूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे ये दोनों शेड नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू भी है और रेड भी है, क्योंकि इसको बहुत आसानी से फर्क किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम तीसरा शेड करके दिखाएं। ये जो एरिया है जहाँ पे ब्लू भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है, ये एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब आपको चेक करना है क्या ये एरिया और ये एरिया सेम है इस डायग्राम में और इस डायग्राम में? तो ये बिल्कुल सेम है। देखिए ए और बी सेट को छोड़कर जो बाहर वाला एरिया है यूनिवर्सल सेट का, वो है आंसर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ चेक कीजिए कि ये दोनों शेड कहाँ आ रहे हैं। ये ए और बी के बाहर जो यूनिवर्सल सेट का एरिया सिर्फ के वहां पर है, ब्लू और रेड दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये मैंने एक शक्ल जो है डी मॉर्गन लॉ की प्रूव की, हमें वो शक्ल भी लिखनी पड़ेगी कि हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव किया हमने? ये चीज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट is same as A complement intersection B complement। ये डी मॉर्गन लॉ की एक शक्ल है। एक्चुअली अगर डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है तो ये भी काफी है, किसी एक शक्ल को प्रूव कर दे वो डी मॉर्गन लॉ है। लेकिन डी मॉर्गन लॉ की एक और शक्ल भी होती है जो कि मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको आप इसी तरीके से सेम इसी मेथड से करेंगे और प्रूव करेंगे, वो आपके लिए है। सिर्फ फर्क क्या है
कि यूनियन इधर आ जाएगा, इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, तो ये शक्ल हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड शेप, सेकंड फॉर्म. सो ये आप लोग इसको खुद करेंगे. इसी तरीके से दो डायग्राम बनाइएगा, दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं और भी, और उसके बाद में पहले आपने इंटरसेक्शन करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके बाद में दोनों की कॉम्प्लीमेंट करने जैसे मैंने यहाँ किया, और फिर उनका यूनियन करना है. शायद यहाँ पर आपको तीसरा शेड करना पड़ जाए. यहाँ पे यूनियन के लिए जब आप करेंगे तो आपको एक और तीसरा शेड भी करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों से मुख्तलिफ होगा, जो आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या है. सो दैट इज द प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. हमने यहाँ किसी मेंबर को नहीं लिखा है, किसी सेट को सॉल्व नहीं किया, ना यूनियन किया, ना इंटरसेक्शन किया, सिर्फ वेन डायग्राम में. क्योंकि वेन डायग्राम से प्रूफ करना है, तो वेन डायग्राम में हम मेंबर्स को नहीं देखते. मेंबर्स का काम सिर्फ इतना है कि हमें बताया कि इन सेट्स में रिलेशन कैसी है, उनकी शक्ल कैसी बनेगी. अगर वो मालूम हो गया है, खत्म. सेट का काम, मेंबर्स का काम खत्म हो गया. अब सिर्फ वेन डायग्राम का काम है, और वेन डायग्राम पे आपको काम करना बिल्कुल अलग तरीके से आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे इंशाल्लाह. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.